एंड वेलकम टू फनी जी की ट्रिक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको हम लोग डिटेल में एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग अभी तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यानी कि जिसे पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहाँ से जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज बात कर रहे हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। तो देखिए, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, जिसमें मॉन्टेग्यू जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हैं और चेम्सफोर्ड जो है उस टाइम के वाइसरॉय हैं। ये हमें लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। चलिए अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। अब देखिए हुआ क्या था कि 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाता है, जो कि 1918 तक चलता है। इससे बीच 1916 में लखनऊ पैक्ट आ जाता है, जिसमें इंडियंस की डिमांड को रखा जाता है और इंडियंस की ये डिमांड जो चेम्सफोर्ड है वो लेके जाते हैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट में और वहाँ पर इन डिमांडों की घोषणा करते हैं। और ये घोषणा होती है 1917 में और इस घोषणा को अगस्त घोषणा कहा जाता है, क्योंकि अगस्त के महीने में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि ये अगस्त घोषणा है, अगस्त प्रस्ताव नहीं है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, जिसके बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अगस्त घोषणा होती है। देन 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 भी बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और इसी अगस्त प्रस्ताव के कारण नया एक्ट लाया जाता है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा जाता है और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अब इसमें हुआ क्या था कि पहली बार ऐसा कोई एक्ट था जिसमें प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल को ऐड किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम जो है प्रीएम्बल किस एक्ट के माध्यम से ऐड करी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंदर जो है ऐड करी गई थी। अब देखिए, इस प्रस्तावना में वैसे के लिए जो है इसका उद्देश्य बताया गया था कि आखिर ये जो है इसका एम क्या है। एम जनरली जो है इसमें ये बताया गया था कि वो भारत को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना चाह रहे थे, मतलब कि आप सरकार चलाओ बट फिर भी आप जो है ब्रिटेन सरकार के अधीन रहोगे, मतलब कि ऐसे ही टाइप का था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके बॉडी पार्ट की। तो बॉडी पार्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, ये उस टाइम के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे उनके पार्लियामेंट में। अब ये होता क्या था, ये क्या करते थे, ये राजनीतिक प्रशासनिक जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, पॉलिटिकल वर्क है और जो एजेंसी वर्क है वो यही संभालते थे। अब ये सारे जो है इंडिया का ये सारे काम संभालते थे, तो इनको जो वेतन मिलता था ना वो इंडिया की संचित निधि से मिलता था, यानी कि जो इंडिया है, इंडिया ही इनको पे करता था। अब इंडियंस वालों ने डिमांड रखी, भाई ये तो हमारे इंडिया में रहता नहीं है, ये वहाँ पर ब्रिटेन में बैठ के जो है वो हमारे इंडिया से जो है पैसा लेते जा रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, ये चेंज किया गया और बोला गया कि हम लोग जो है इनको पैसे नहीं देंगे। तो बस ये चेंजेस कर दिया गया कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, ये जो है अब राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को ही देखेगा और इसके लिए जो वेतन है ना वो ब्रिटेन से दिया जाएगा, भारत से वेतन नहीं दिया जाएगा। अब बात रही एजेंसी वर्क के बारे में, तो एजेंसी वर्क के लिए जो है हाई कमिश्नर फॉर इंडिया बनाया गया, एक अलग से कमिश्नर बनाया गया जो कि एजेंसी वर्क देखेगा, लेकिन इसको जो वेतन दिया जाएगा वो भारत से दिया जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा चेंजेस किया गया था इस एक्ट के माध्यम से। इसके बाद जो हम लोगों ने देखा था कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, यानी कि जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें एक भारतीय अलाउ था, बट इस एक्ट के माध्यम से 2 और भारतीयों को अलाउ कर दिया गया। तो अब जो है लगभग 3 भारतीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हो गए थे। इसके बाद हम लोगों ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में ये देखा था कि जो हमारी विस्तारित परिषद थी उसकी संख्या जो थी 16 से 60 थी, बट अब जो है इसको बढ़ा दिया गया। सबसे पहले ये जो हमारी सेंट्रल यानी कि जो मिनी पार्लियामेंट थी, यानी कि जो हमारी ये पार्लियामेंट्री संसद थी, इसको द्विसदनीय कर दिया गया, यानी कि बाई कैमरल कर दिया गया। और इसमें द्विसदनीय में आते थे, एक राज्य परिषद, दूसरी आती थी विधानसभा। विधानसभा को उस टाइम के जो है आप फेडरल असेंबली भी कह सकते हो। ओके, तो ये जो राज्य परिषद था ये उच्च सदन कहा जा सकता है इसको, और विधानसभा को निम्न सदन कहते थे। और ये जो हमारा उच्च सदन था इसमें जो होते थे 60 सदस्य होते थे और इनका कार्यकाल 5 साल का होता था। वहीं
विधानसभा में 145 सदस्य होते थे और इनका कार्यकाल 3 साल का होता था। अब देखिए, आप लोग ये बिल्कुल ऐसा देख रहे हैं ना जैसे आज के टाइम में हमारी पार्लियामेंट है, उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट जो है हमारे लेगेसी में चलता हुआ आ रहा है आज भी। तो आप देखते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस आपको हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है इंडिया में। ओके, यहाँ पर जो उच्च सदन थे उसमें जो निर्वाचित होके 33 आते थे, मनोनीत होकर 27 आते थे, और विधानसभा में निर्वाचित होकर 104 आते थे और मनोनीत होकर जो है 41 आते थे। ओके, इसके बाद जो है ये ध्यान रखिए कि ये दोनों सदनों के अधिकार जो होते थे यानी कि जो राइट्स होते थे वो समान थे। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों सदनों के जो अधिकार हैं वो कैसे होते थे? समान होते थे। इनमें सिर्फ एक अंतर यह था कि जो बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का जो अधिकार था यानी कि जो बजट जो है उसको स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार केवल निचले सदन का। जैसे कि आज आप भी देखेंगे कि हमारी जो लोकसभा है वो बजट को पास कर सकते हैं यानी कि जो मनी बिल है वो उसको पास कर सकती है, लेकिन ये जो जब मनी बिल जो है वो राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसको किसी भी हाल में जो है पास करना ही होगा। तो मनी बिल जो है वो राज्यसभा उसको स्थगित नहीं कर सकती है। ओके, तो ये कंडीशन जो है वो हमको आज के टाइम भी देखने को मिलती है। तो लोकसभा के पास जो है बजट यानी कि मनी बिल या बजट पास करने की शक्ति जो है वो ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए, तो ये बात हो। अब अगला इंपॉर्टेंट चेंज ये हुआ कि हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि ये जो है 7 जगह पर प्रांतीय विधानमंडल बना दिए गए थे। अब हुआ क्या, 2 विधानमंडल और ऐड कर दिए गए, इसमें सेंट्रल प्रोविंस और बिहार और उड़ीसा ये एक साथ जो है यहाँ पर विधानमंडल बना दिए गए थे। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी आगे जाके और बढ़ेंगे, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए होता क्या था, जैसे आज के टाइम आप लोग देखते हैं कि हमारी जो 7th शेड्यूल है उसमें आपको देखेंगे कि सब्जेक्ट डिवाइडेड हैं। सेंट्रल लिस्ट में अलग सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में अलग सब्जेक्ट हैं, मतलब कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची अलग अलग हैं। तो उस टाइम भी जो है ये सिस्टम आ गया था, यानी कि केंद्रीय विषय अलग हुआ करते थे और जो प्रांतीय विषय थे वो अलग अलग हुआ करते थे। ओके, तो जो केंद्रीय विषय थे उसमें जैसे आते थे कि सैन्य, विदेश नीति क्या है, वित्त से रिलेटेड जो है, जो आज के टाइम भी सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट देखती है, वही काम उस टाइम भी होता था। तो प्रांतीय लेवल के जो विषय थे, सब्जेक्ट थे, उनको 2 लिस्ट में डिवाइड किया हुआ था, एक आरक्षित विषय और दूसरे थे हस्तांतरित विषय। तो ये सारे जो है विषय इसमें लिखे हुए हैं डिटेल में, ये आपको लूसेंट पे भी मिल जाएंगे, वहीं का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो आप देखिए, आरक्षित विषय का जो संभालते थे वो गवर्नर, उसके कार्यकारी परिषद जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो संभाला करते थे, लेकिन जो हस्तांतरित विषय था उसको संभालते थे गवर्नर और वहाँ के मंत्री। ओके, तो इस तरीके से कहा जाता है कि ये द्वैध शासन इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। डायरकी वापस इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन ये डायरकी कहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी? ये प्रांतीय लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर जो है डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। अब गाइस यहाँ पर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रांतीय लेवल पर डायरकी यानी कि द्वैध शासन किस एक्ट के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था? तो याद रखना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के माध्यम से। एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी गया और आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिए कि जो प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। इनका नाम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सबसे पहले होता है क्या है कि लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग का गठन होता है इस एक्ट के बाद, और देन 1923 में पब्लिक सर्विस कमीशन में सुधार के लिए एक ली आयोग यानी कि ली कमीशन बनाया जाता है, और देन सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को कर दिया जाता है, और जिसके अध्यक्ष होते हैं सर रोज वारकर। ओके, देन 1935 में यही जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है ये अब बन जाता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघीय लोक सेवा आयोग, और यही संघीय लोक सेवा आयोग 1950 में जाके यूपीएससी बनता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है। तो आप देखेंगे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इतिहास इतना पुराना है, इसकी लिंक आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से भी देखने को मिलती है, तो ध्यान रखना। ओके, चलिए, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत में पहली बार
महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था इस एक्ट के माध्यम से। अब देखिए गाइस, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा गया था, शायद वो यूपीएससी में ही पूछा गया था कि जो है महिलाओं को पूर्ण रूप से अधिकार मिल गया था। तो पूर्ण रूप से अधिकार इस एक्ट के माध्यम से नहीं मिला था, हाँ आंशिक रूप से मिल गया था। इस एक्ट के माध्यम से जो है महिलाओं एम्पावर हो गई थी आंशिक रूप से, लेकिन महिलाओं को सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि पूरी तरह से आज़ादी जो मिली थी ना, वो 1935 के एक्ट में मिली थी। वो मैं आगे बताऊंगा। ये शायद अभी 2021 के यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया था, तो ध्यान रखना, वहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। यहाँ पर आंशिक रूप से जो है महिलाओं को अधिकार देना स्टार्ट हो गए थे। ओके, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हो गई थी। इससे पहले एक्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हो गई थी। ध्यान रखना गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और इसको रिव्यू करने के लिए जो है 10 साल बाद एक साइमन कमीशन आएगा, और साइमन कमीशन को फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। देन फिर हम लोग जो है उसके बाद 1935 का एक्ट लाएंगे। ओके, इसमें क्या हुआ था कि इसी एक्ट के माध्यम से, मतलब कि 1919 का जो एक्ट था, इसमें सांप्रदायिक आधार पर जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए थे। जैसे कि सिख लोग के लिए अलग, ईसाई लोगों के लिए अलग, और एंग्लो इंडियन के लिए अलग बनाया गया था। जबकि लास्ट वाले में हम लोग ने देखा था कि मुस्लिम लोगों के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। वैसे मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट कब कब किस एक्ट के माध्यम से बनाए गए थे। इस पर एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बना देंगे अपन लोग, टेंशन ना लो, ठीक है। बस आप ध्यान रखना कि इसमें भी जो है सांप्रदायिक आधार पर जो है अलग से जो है 3 लोगों को सब सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियंस को। ओके, सो आई होप गाइस आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होगी। हम लोग ये सारे एक्ट पढ़ चुके हैं, और गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1990 जो है इसकी कमियों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट जो है 1935 आता है 16 साल बाद, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एकदम धांसू तरीके से। तो चलिए, आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों का शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। इसी तरह की झक्कास वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि वो बेल आइकन ही आपको हमारी याद दिलाता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।